नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और वक्त हो गया है अब बड़ी खबरों की डिटेल में पड़ताल का। करीब 50 दिन होने को हैं जब नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के सीएम बने। इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए में वापसी के बाद आखिर क्या वजह रही कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हो सका? कहां पेच फंस गया था? क्या सीटों की सहमति या सहयोगियों में खलबली इसकी वजह थी क्या? बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की राजनीति पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। दो मेरे सहयोगी इसके लिए जुड़ेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। प्रकाश कुमार पटना से लाइव दिख रहे हैं और नीरज पांडे मेरे सहयोगी ये दिल्ली से लाइव है। जब तक मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर मेरे पास आ गई है, उसी से करने जा रहा हूं बुलेटिन की शुरुआत। बिहार में आज शाम कैबिनेट विस्तार होगा। शाम 6:15 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कुछ ही देर में नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। जेडीयू से कुल 9 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ये बड़ी जानकारी कि जेडीयू से 9 मंत्री शपथ ले सकते हैं और कैबिनेट की बैठक के बाद यह तय हो जाएगा। 6:15 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो बिहार में आज जो कैबिनेट के विस्तार हो रहा है, इसमें कई बड़े सवाल भी हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। एक टाइमलाइन भी बता देता हूं कि कब कब बिहार में क्या हुआ और क्या सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, ये भी जानना आपके लिए सबसे जरूरी है। नीतीश ने 28 जनवरी 2024 को शपथ ली थी बिहार में मुख्यमंत्री की 9वीं बार, और उसके बाद से नई सरकार को अब देखें तो 47 दिन का जो वक्त है वो बीत गया है। मंत्रिमंडल विस्तार अब तक क्यों नहीं हुआ है, यह बड़ा सवाल है। विपक्ष लगातार इसको लेकर हमला कर रहा है कि बड़े विकास के काम रुके हुए हैं। तेजस्वी ने अपनी रैली में बोला था कि विकास के काम रुके हुए, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। 47 दिन बीत गए हैं और अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ है, यह बहुत बड़ी बात है। विस्तार में देरी क्यों हुई, यह भी लोग पूछ रहे हैं। तो बीजेपी की ओर से लिस्ट नहीं बनी थी, सूत्रों के हवाले से यह बात बताई जा रही है कि लिस्ट नहीं बनी थी। मांझी की एक और मंत्री पद की मांग पर सहमति भी नहीं बनी थी। सूत्रों के हवाले से यह है कि बीजेपी ने एक तो अपना लिस्ट नहीं दिया, दूसरी ओर मांझी कह रहे थे कि एक तो दे दिया है लेकिन दूसरा भी हमें चाहिए। इसी पर बवाल मचा हुआ था। ये सारे कारण बताए जा रहे हैं। अब प्रकाश कुमार पटना से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके पास लिए चलते हैं। प्रकाश, बड़ा सवाल यही है कि 47 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक विस्तार नहीं हुआ। अंदर के कारण क्या थे, यह जानना बहुत जरूरी है। वो भी ये तब हो रहा है जब तेजस्वी ने अपनी रैली में कई बार आरोप लगाया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, उसके लिए से काम रुके हुए हैं। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी कि लंबा सत्र था और सत्र के रहते हुए अब तक कोई ऐसी परिपाटी नहीं रही है जिसमें कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ हो। इसके बाद से विधान परिषद का चुनाव आ गया और जब विधान परिषद का चुनाव खत्म हुआ तो उसके बाद बीजेपी को जो सूची देनी थी समय पर वो नहीं मिल पाया। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तैयार बैठे थे और उन्होंने, जैसा कि नाम जो संभावित सूची जारी की गई है, सूची हमारे पास है, उसमें साफ दिखता है कि सिर्फ एक को छोड़कर, वो भी संजय झा जो कि राज्यसभा चले गए हैं, उनकी जगह महेश्वर हजारी को मंत्री बनाया जा रहा है, बल्कि सारे पुराने रिपीट हो गए हैं। तो नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा अपने फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं थी। फेरबदल की ज़रूरत थी बीजेपी को, और बीजेपी की सूची जो है वो आखिरी वक्त तक, यानी कि आज करीब 2:30 बजे पहुंची है। तब जाकर के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने जब सबको फ़ोन करना शुरू किया और 6:15 बजे तय समय किया कि जिसमें राजभवन वो पहुंच जाए और 6:30 बजे आज शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। तो और जो लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, उसमें सबसे बड़ी बात यह है जी। प्रकाश, आप हमारे साथ रहिए। जो आप बात बता रहे हैं इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ गई है, वो मैं बता देता हूं दर्शकों को, फिर मैं आपके पास आता हूं। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि बीजेपी कोटे से करीब 12 मंत्री संभव हैं। सीएम नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी मिले हैं। बीजेपी की फाइनल लिस्ट लेकर पहुंचे हैं सम्राट चौधरी। बीजेपी कोटे के मंत्रियों की लिस्ट सौंप दी है। बीजेपी कोटे से अरुणा देवी मंत्री बन सकती हैं, दिलीप जायसवाल मंत्री बन सकते हैं, नीतीश मिश्र का भी नाम इसमें है लिस्ट में, हरी सहनी, नितिन नवीन भी मंत्री बन सकते हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। जो अभी तक संभावित नाम है बीजेपी के लिस्ट में, जो नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए, कौन कौन से संभावित चेहरे हैं जो मंत्री बन सकते हैं, उनका नाम आया है वो हम आपको बता देते हैं। बीजेपी के कोटे से, बीजेपी ने जो दी है लिस्ट, उनमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये अरुणा देवी को देखिए, दिलीप जायसवाल, नीतीश मिश्र, हरी सहनी और नितिन नवीन, इन लोगों का जो नाम है ये है मंत्री बनाने में जो लिस्ट गई है उसमें। और कौन कौन से हैं, जेडीयू से कौन कौन से गए हैं नाम, वो भी जान लीजिए। बीजेपी वाला हमने आपको बता दिया। अशोक चौधरी जेडीयू से, सुनील कुमार, मदन सहनी, शीला मंडल और रत्नेश सदा, ये वो नाम हैं
जो जेडीयू से मंत्री बन सकते हैं। लेशी सिंह का नाम भी है इसमें, जयंत राज का भी नाम है, जमा खान का नाम है और महेश्वर हजारी का भी नाम है। अब नीरज पांडे के पास जरा मैं आपको एक बार लिए चलता हूं। बीजेपी कौन से समीकरण साध रही थी कि उसने लिस्ट देने में इतनी देरी कर दी, नीरज पांडे? देखिए, बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी के पास बहुत सारे काम हैं। लिस्ट देने में देरी नहीं, बल्कि जैसा कि प्रकाश जी ने खुद कहा कि बिहार में सत्र भी चल रहा था और भी कई पॉलिटिकल हैपनिंग थी। केवल मंत्रिमंडल से आप इसको जोड़कर मत देखिए, बल्कि आप ये भी देखिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर टिकटों में किसको दिया जाए, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, एलजेपी का क्या कोटा हो, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है विवेक। इसलिए आप किसी एक चीज़ को एक तरह से नहीं देख सकते। इसलिए देखिए, जैसे ही गठबंधन फाइनल हुआ कि लोकसभा की कितनी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, कितनी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, उसी हिसाब से तुरंत मंत्रिमंडल का भी बात हो गई। अब आपने पूछा कि इसमें क्या समीकरण हो सकता है। देखिए, आप देखिए तो 12 मंत्रियों की जो लिस्ट मेरे पास अभी तक आई है, उसमें देखिए 2 ब्राह्मण हैं, एक भूमियार है, एक राजपूत है, दलित, वैश्य, दो राजपूत, अति पिछड़ा। ये सब दरअसल ये सारा सामाजिक समीकरण बैठाना होता है। तो मैंने आपको कहा ये क्रोनोलॉजी है। पहले आपकी सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद फिर आपका गठबंधन तय होता है, चूँकि लोकसभा चुनाव सर पर है और लोकसभा चुनाव ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके ऊपर दबाव है कि आप कैसे 40 में से 39 सीटें जो आपने जीती थी उनको कैसे वापस लाएं और एक जो आप दावा कर रहे हैं कि इस बार 40 की 40 जीतेंगे, उसको कैसे वापस लाएं। तो इन सब में कैसे समीकरण बनाएं। उधर चाचा भतीजे का अलग झगड़ा चल रहा है, तो सभी झगड़ों को सुलझाते हुए पार्टी की कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से अपनी परफॉर्मेंस को इंटैक्ट रखा जाए और उसके बाद मंत्रिमंडल पे बात की जाए। और मंत्रिमंडल विस्तार भी इसी हिसाब से किया जा रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल के जरिए आपको मैसेज देना है बिहार में कि उनका जातिगत समीकरण क्या है। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है, अगर आप किसी एक समाज को आपने छोड़ दिया तो कल आपके ऊपर सवाल खड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारी चीजें कनेक्टेड हैं, सभी समीकरण देखे गए, उसके बाद ये नाम आया। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक बड़ी अपडेट आ रही है बिहार की राजनीति से जुड़ी। संभावित मंत्रियों से सीएम नीतीश कुमार ने बात की है, फोन करके सभी को 6:15 बजे का वक्त दिया है, 6:15 बजे तक राजभवन पहुंचने को कहा है। सीएम ने अशोक चौधरी, लेशी सिंह को बुलाया है, जमा खान, शीला मंडल को भी बुलाया है, जयंत राज, रत्नेश सदा भी राजभवन आएंगे। महेश्वर हजारी से भी सीएम नीतीश कुमार ने बातचीत की है। 6:15 बजे का वक्त दिया गया है और इन लोगों को सीएम ने बुलाया है। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े। प्रकाश, हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे, मतलब नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों में भले गठबंधन अब उन्होंने तोड़ दिया, नई सरकार बना ली, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी से ज़्यादा बीजेपी में चौंकाने वाली बात है और वो ये है कि बीजेपी के कई विधायक बागी हो गए थे। आपने देखा था कि विधानसभा के अंदर जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो उसके पहले बीजेपी के 5 विधायक जो हैं वो रडार से बाहर हो गए थे और ऐसे में जो नई सूची आई है, इसमें 5 जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनको शामिल किया गया। ये चौंकाने वाली बात है कि एक साथ 12 नामों में 5 तो विधान परिषद से आते हैं और विधायकों पे जो बाकी नाम है वो विधायकों को दिए गए हैं। तो जाहिर है कि इसमें बहुत सारे मरमरिंग हो रही थी, सवाल उठ रहे थे कि विधान पार्षदों को क्यों इतना मौका दिया जा रहा है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। जो विधान पार्षद है उनमें से कई चुने हुए हैं और उनको उस इलाके से माना जा रहा है कि उस इलाके से चुनकर आए हैं, इसलिए उनको ये जगह दी जा रही है। और दूसरी बात यह है कि जो समीकरण है वो सत्ता के समीकरण में जातीय समीकरण को एक साथ मिलाने की कोशिश की गई है, चाहे वो अगड़ी जाति के हो, पिछड़ी जाति के हो या दलित के हो। तो आप ब्राह्मण देखेंगे 2 हैं, राजपूत 2 है, एक कायस्थ है, तो अगड़ी जाति के 5 ऐसे नाम रखे गए हैं। और जो पुराने नाम थे, जो पुराने जिसमें कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये भूमियार जाति से आते हैं, उधर कुशवाहा से आते हैं। तो एक तरह से पूरी कोशिश की गई है। भी ये बात कह रहे थे कि बीजेपी ने भी वही किया है और आप भी ये बता रहे थे कि बीजेपी दर्शकों को बताना जरूरी है ये सीटें छोड़ी गई हैं। ब्रेक के बाद चलिए बिहार, वहां से एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बागी सुर सामने आए हैं। पशुपति पारस बोले हैं कि हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा और हम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। पशुपति पारस का बयान है ये। आपको बता दें कि पशुपति पारस अभी एनडीए का हिस्सा है। हाजीपुर सीट चिराग पासवान को मिल गई है, उसके बाद से ये बयान सामने आया है। लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे,
लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो ये हमने पशुपति पारस का बयान आपको सुना दिया। उन्होंने कहा कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब चलते हैं नीरज पांडे के पास। नीरज पांडे, ये जो पशुपति पारस का बयान है, इससे बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं पशुपति पारस, लेकिन बड़ा सवाल यही, कहां जाएंगे, कौन लेगा इनको? इतने बमक के जो बोल रहे हैं कि कहीं से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इसमें तो एक बात तो साफ हो गई कि चाचा भतीजे में अभी भी सुलह नहीं हुई है और भतीजे ने चाचा को ये मान लिया है कि चाचा एनडीए से आउट हो जाएं। लेकिन चाचा ने भी तलवार खींच ली है और उनका साफ कहना है कि हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। भले ही चिराग पासवान ने मीडिया के मित्रों के साथ बैठकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्लांट की हो कि नहीं वो एनडीए से बाहर हो गए, अब मैं ही हाजीपुर से लड़ूंगा उनको, लेकिन चाचा ने आज ये बयान देकर एक बात साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और ये लड़ाई अभी और आगे बढ़ेगी। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या रोल होता है, भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे एडजस्ट करती है। क्या राज्यसभा से वो बात मान जाएंगे? क्योंकि उनके जो सुर हैं उससे तो साफ लग रहा है कि वो बहुत पीछे पैर खींचने वाले नहीं हैं और वो कहीं ना कहीं उन्होंने दो टूक समझा दिया है कि यदि चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे तो वो भी अपनी पार्टी से वहीं से हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। और अगर ऐसी स्थिति आई तो ये आप मान लीजिए। जी ठीक है नीरज, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।